हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग सेशन के बारे में। और ये जो मैं सेशन आपके लिए आज कंडक्ट करा रहा हूँ साथियों, ये IPC का पार्ट नंबर 7 है। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ गाइडलाइन यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ साथियों कि मैंने CPC भी करा रखा है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो आप उसको काइंडली वॉच करिए। साथ ही साथ मैंने CRPC भी करा रखा है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको भी वॉच करिएगा। मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट का भी आंसर राइटिंग करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं वॉच किया तो आप उसको भी वॉच करिएगा। और ये आपके सामने IPC का मैं पार्ट 7 ले करके ही आ रहा हूँ और ये भी आपके लिए एक रेलिवेंट टॉपिक है। साथियों इसमें आज हम बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब मैं एक आंसर राइटिंग्स की बात करता हूं तो मैं आपको ये भी बताता हूं कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना होता है। साथियों आज एक स्पेशल टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, दहेज मृत्यु। और ये दहेज मृत्यु से आपके मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का मैंने काम किया है, कर रहा है। और ये सबसे पहले डिफाइन कहाँ किया गया है दहेज मृत्यु। तो साथियों IPC के धारा 304 ख के अंतर्गत आपको दहेज मृत्यु देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन कर रहा है आप दहेज मृत्यु को कैसे वर्णित करेंगे। सबसे तो पहले आपको बताना है कि ये दहेज मृत्यु होता क्या है, इसको किस प्रकार से आप एलिब्रेट करेंगे, किस प्रकार से आप इसका वर्णन करेंगे। जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है साथियों तो आपको क्वेश्चन को क्या करना होता है, पहले एनालिसिस करना होता है कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कौन कौन से एक्ट को क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को कर रहा है इस अपराध के गठित होने के आवश्यक तत्वों को बताइए। अब ये जो अपराध है, ये जो ऑफेंस है, किस प्रकार से इसको कमिट किया जा सकता है। कौन सा अपराध, जो दहेज मृत्यु का अपराध है। दहेज मृत्यु का अपराध कोई भी तो साधन होगा जिससे कि इसको क्या किया जाएगा, इसको कमिट किया जाता होगा। और आप इसका वेटेज भी देख सकते हैं कि किस किस एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका है उतना मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे UPHJS 2010 में, MPJ 2012 में, UPAPO 2015 में। तो ये ऐसा टॉपिक है साथियों दहेज मृत्यु जो कि बार बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा ही जाता है। अब देखिए इसका आप आंसर कैसे फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन तो आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिए तो अब आंसर भी राइटिंग करना सीख लीजिए कि कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख, किसकी बात कर रहे हैं साथियों, तो कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख। अब ये किस चीज़ से संबंधित करती है, तो ये कहती है दहेज मृत्यु से संबंधित है। ये किस चीज़ से संबंधित है साथियों, तो ये दहेज मृत्यु से संबंधित है। यह धारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ी गई है। अब ये शुरू से था नहीं, जब यहाँ पे क ख A B अगर ये लगा है तो मान के चलिए, आप मान के क्या, वो 100% क्या किया गया, वो अमेंडेड है, उसको अमेंडमेंट करके कहीं ना कहीं उसको डाला गया है। तो यही कह रहा है यह धारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा जोड़ी गई है। जब कभी भी आप आंसर को फ्रेम करेंगे आप इसी स्टाइल में अपने आंसर को क्या करेंगे, लिखेंगे, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो। नेक्स्ट कह रहा है कि इस धारा को लागू किए जाने के लिए निम्न 3 आवश्यकताएं होती हैं। अब कौन कौन सी 3 आवश्यकताएं होती हैं, उन तीनों आवश्यकताओं को आप क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए कह रहा है पहला, किसी महिला की मृत्यु जलने से या शारीरिक क्षति से या सामान्य परिस्थिति से भिन्न परिस्थिति में हुई हो। सबसे तो पहले आपको ये बताना होगा कि मृत्यु कैसे हुई है, या तो जलने से हुई है या किसी तरह से शारीरिक क्षति। अब या तो उनको जला दिया गया होगा महिला को, या फिर किसी भी प्रकार का शारीरिक क्षति दिया गया होगा, मानसिक क्षति दिया गया होगा। अब शारीरिक क्षति की अगर हम बात करते हैं तो उसको पहले बल भर कूटा गया होगा और उसके बाद से उसको क्या किया गया होगा, मारा गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है उस महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के पूर्व हुई हो, मीन्स की 7 साल के, मीन्स की शादी के 7 साल के भीतर ही उसको क्या कर दिया गया, इस तरह से मार दिया गया है। तो ये पता चल जाएगा कि हाँ आपने क्या किया है, आपने उसके साथ दहेज मृत्यु कारित किया है। थर्ड पॉइंट को हम देखते हैं, कह रहा है उस महिला के साथ उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या प्रपीड़न का व्यवहार हो। किसी भी रिश्तेदार के द्वारा कहा जाता है, जब आप IPC का सेक्शन नंबर 304 भी खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कोई रिश्तेदार भी उसको क्या कर सकता है, उसको ताना दे सकता है, कोई रिश्तेदार उसके साथ क्या कर सकता है, क्रूरता कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इन सभी चीज़ों को एक साथ कंपाइल किया गया है, इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। अगर इस प्रकार से सभी चीज़ों को कमिट किया जाता है तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया, आपने दहेज मृत्यु कारित किया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, कह रहा है महिला के पति
क्रूरता या प्रपीड़न का व्यवहार दहेज की मांग या उसके संबंध में होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि दहेज की मांग के लिए इस प्रकार से उसको क्या किया गया, उसको परेशान किया जा रहा था, उससे बार बार उसको शारीरिक क्षति दी जा रही थी, बार बार उसको जलाने की धमकी दी जा रही थी, बार बार उसको मेंटल क्रूएल्टी उसके साथ किया जा रहा था, बार बार उसको ऐसी बात कही जा रही थी जिससे वो क्या हो रही थी, वो प्रेशर में आ रही थी, वो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही थी। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में अगर लगता है तो ये क्या है, तो ये दहेज मृत्यु के अंतर्गत आता है। इसका 5th नंबर का पॉइंट देखिए साथियों, कह रहा है महिला के साथ क्रूरता या प्रपीड़न उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व किया गया होगा। ये सभी इसेंशियल कंडीशंस हैं और जब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, जब आप अपने आंसर को लिखेंगे तो ये इसेंशियल कंडीशंस भी आपको क्या करना होता है, आपको लिखने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कह रहा है कि उपरोक्त तत्वों के पूर्व हो जाने से किसी महिला की मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। किसी महिला का अगर ये सभी चीज़ें, अगर ये सभी घटनाएं एक साथ एक सर्कमस्टांसेस में आपको दिख रही हैं तो क्या माना जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ मानेगी कि आपने क्या किया है साहब, आपने दहेज मृत्यु किया है, आपने डाउरी डेथ यहाँ पे क्या कर दिया है, कमिट कर दिया है। साथ ही साथ देखिए आप आगे आंसर किस तरह से लिखेंगे। कह रहा है धारा 304 ख की उपधारा 2 के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु करेगा, क्या करेगा साथियों, दहेज मृत्यु करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। अगर कोई भी अगर इस प्रकार का ऑफेंस कमिट कर रहा है तो 7 वर्ष से कम की तो सज़ा इसमें है ही नहीं है, और किंतु आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया। अब इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, आपने क्या किया, क्वेश्चन जो पूछा था, क्वेश्चन के रेफरेंस में आपने जो भी लॉ समझाना था आपको एग्जामिनर को, आपने लॉ यहाँ पे क्या कर दिया, अच्छे से समझा दिया। जब आपने लॉ को अच्छे से समझा दिया तो अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, अब केस लॉ का सपोर्ट लेंगे आप, और केस लॉ के सपोर्ट से आप बताएंगे कि नहीं साहब ये जो बात बताया गया है ये इस केस लॉ के अंतर्गत क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेटेड किया गया था, इस केस लॉ में हमको बताया गया था और हमको एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर हम इस केस लॉ को फॉलो करेंगे। कह रहा है हीरालाल बनाम दिल्ली राज्य 2003 का एक मामला आया था के मामले में यह निर्णित किया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो इंडियन पेनल कोड की धारा 304 ख की बात कर रहा है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख की बात कर रहा है। इन दोनों सेक्शंस को एक साथ कोरिलेट किया है और कोरिलेट करने के बाद क्या कर रहा है, रीड आउट कर रहा है। कह रहा है में प्रयुक्त शब्द कुछ पूर्व का अर्थ कोई निश्चित अवधि नहीं है। मीन्स कुछ कहा जा रहा है कि अभी आप लोगों ने ये भी देखा है कि वो जो ऑफेंस उसके साथ कमिट किया गया है, उसके साथ क्या किया गया, मानसिक क्रूरता की गई है, उसको प्रपीड़न किया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया है। तो कह रहा है कि कुछ पूर्व पहले ही होना चाहिए। अब कौन बताएगा, जैसे ये लाइन यहाँ पे है, ये पूरा ये 7 साल का पीरियड है, तो कौन कह सकता है कि 1 महीना पहले हुआ है कि 2 महीना पहले हुआ है कि 3 महीना पहले हुआ है। ये निश्चित इस प्रकार का किसी भी प्रकार का यहाँ पे कह रहे निश्चित अवधि नहीं है। यहाँ पे निश्चित अवधि नहीं है कि 4 दिन पहले ही उसके साथ क्या किया गया था, उसके साथ मार कुटाई किया गया था या तमाम चीज़ों को किया गया था। तो ये इस प्रकार का नहीं कहा जा सकता है, कोई वहाँ पर पैरामीटर नहीं है। ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो ये हीरालाल बनाम दिल्ली राज्य के मामले में अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है बल्कि इसमें निकटता का सिद्धांत लागू होगा। किसका सिद्धांत लागू होगा साथियों, तो निकटता का सिद्धांत इसमें लागू होगा। क्रूरता के प्रभाव और मृत्यु के मध्य निकटस्थ और ठोस कड़ी साबित होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे बताने का कार्य कर रहा है कि यहाँ पे ठोस कड़ी होना चाहिए। मीन्स कि जो हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ठोस होना चाहिए, और उसी की बात ये कर रहा है। नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं साहब। नेक्स्ट केस लॉ में कह रहा है कि अयप्पा साहब बनाम महाराष्ट्र राज्य का एक मामला आया था जो कि 2007 से ही हमारा क्या कर रहा है, डील कर रहा है। कह रहा है कि मामले में अभियुक्त ने घर खर्च चलाने के लिए एवं खाद खरीदने के लिए अपनी पत्नी के नातेदारों से धन की मांग की। किसके लिए, तो घर का खर्च चलाने के लिए, और जो खेत में खाद छीटा जाता है जिसमें यूरिया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स कहते हैं, फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करने के लिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाओ और अपने रिश्तेदारों से क्या करो, पैसा मांग के लाओ। दहेज के लिए आरोपित किए जाने पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आर्थिक अभाव के कारण या आवश्यकता घरेलू खर्च का संचालन करने के लिए धन की मांग दहेज की मांग नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि नेसेसिटी है, अगर आपको खाद डालना जरूरी है, घर का खर्च आपका नहीं चल पा रहा है, इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप इस स्थिति में थोड़ा सा अपने रिश्तेदारों से, अपने नात रिश्तेदारों से पैसा मांग सकते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या कहा गया है, इसको दहेज की अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। कह रहा है अतः अभियुक्त को धारा
304 ख के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपको साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है कि इसको क्या किया जा सकता है, इसको दोष सिद्धि नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है कि बैजनाथ बनाम, बैजनाथ और अन्य, किसकी बात कर रहा है, कह रहा है बैजनाथ और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2016 का मामला है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस वाद में विवाह के 7 वर्ष के भीतर वैवाहिक घर में मृतक विवाहिता की अस्वाभाविक मृत्यु अपने आप में धारा 304 ख और धारा 498 क के अंतर्गत अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। साथ ही साथ कह रहा है अभियोजन को धारा 302 एवं धारा 498 ए के अंतर्गत अपराधों के अनिवार्य तत्वों को स्थापित करना होगा। जो भी अनिवार्य तत्व हैं उन सभी अनिवार्य तत्वों को यहाँ पे क्या करना होगा, स्थापित करना होगा। तदनुसार विचारण न्यायालय के अभियुक्तों को बरी किए जाने के आदेश को यथा स्थिति में रखा जा सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि 304(b) से रिलेटेड जो मामला आ रहा था, उस 304(b) से रिलेटेड उस मामले को क्या किया गया, यहाँ पे अच्छे से हैंडल किया गया। जो भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं सभी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को भी मैंने बताने का काम किया। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे केस लॉ बन सकते थे उन सभी केस लॉ को भी यहाँ पे मैंने बताने का कोशिश किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए दोस्तों। कह रहा है दुर्लभ से दुर्लभतम से आप क्या समझते हैं, मीन्स कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट से आप क्या समझते हैं। संबंधित महत्वपूर्ण वाद और प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। और साथियों जब हम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की बात करते हैं तो ये हमको बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि दुर्लभ से दुर्लभतम वाक्यांश भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है। जाहिर सी बात है, इसको कहीं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले को कहाँ पे इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है। कह रहा है यह वाक्यांश न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के समय मृत्यु दंड का दंडादेश देते समय प्रयोग किया जाता है। कब इसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों, जब किसी भी व्यक्ति को हम क्या देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं, तब इस शब्द का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, किसका, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कि न्यायालय को केवल दुर्लभ से दुर्लभतम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोर्ट के मामले में ही मृत्यु दंडादेश देना चाहिए। ये बात कही जा रही है कि ऐसा मामला अगर हो जिसमें क्या किया गया होगा, विरल से विरल मामला होगा, मीन्स कि बहुत ही घृणित मामला होगा, तो उसी मामले में आपको क्या देने का, आपको मृत्यु दंड देना चाहिए। सामान्य सभी केसों के अंतर्गत आपको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के कैटेगरी के अंतर्गत फॉल कर रहा है तो आप क्या करिए, वहाँ पे आप धूमधाम से उसको मृत्यु दंड दीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354 सब क्लॉज 3 के अनुसार जब दोष सिद्ध मृत्यु से अथवा आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का कथन होगा। यहाँ पे आपको कारण बताना पड़ेगा कि जब आप कोई भी डिसीजन पास किया जाता है किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो वहाँ पे रीज़न के साथ साथ डिसीजन देना होता है। जब आप रीज़न देंगे तभी आप क्या करेंगे, डिसीजन देंगे। तो कह रहा हूँ उन कारणों को भी यहाँ पे क्या होगा, आपको दर्शाने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए इससे रिलेटेड कौन सा केस आ रहा है। इस धारा पर बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के प्रकरण में, जिसमें एक व्यक्ति को 3 व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के अपराध में सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया था। क्या दिया गया था साथियों, तो बच्चन सिंह का केस एक इंपॉर्टेंट केस लॉ के रूप में आता है, जिसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के मामले को क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी। कह रहा है जिसका उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कर दी गई थी। अपील में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मृत्यु दंडादेश केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में ही दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने निर्णय किया कि निम्नलिखित बिंदु दुर्लभ से दुर्लभतम हो सकते हैं, मीन्स कि दुर्लभ से मीन्स रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के मामले हो सकते हैं। अब कौन कौन से मामले हो सकते हैं, तो पहला कह रहा है जहां हत्या पूर्व नियोजित हो और अत्यंतिक क्रूरता पूर्वक की गई हो, जैसे कि निर्भया का केस लॉ आया था, ये भी क्या था, ये भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के ही अंतर्गत फॉल कर रहा था। इसीलिए इसमें भी क्या दिया गया था, इसमें भी आपको डेथ पनिशमेंट दिया गया था, आपको फांसी की सज़ा दी गई थी। इसी तरह से अभी आप लोगों ने बच्चन सिंह का केस देखा। सेकंड की बात करते हैं, जहां हत्या और अनैतिकता पूर्वक की गई हो। अनैतिकता पूर्वक मीन्स कि किसी का एक एक अंगुली काट दिया गया होगा, गला काट करके एक जगह फेंक दिया गया होगा, एक पैर काट करके एक जगह फेंक दिया गया होगा, अनैतिकता पूर्वक की गई हो। जैसे धन लाभ हेतु किराए के हत्यारों के द्वारा
की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्या करता है, कोई सुपारी लेता है किसी को मारने के लिए, जिस प्रकार से फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक ही चाकू 50 बार उसके शरीर में गोदा जा रहा है, घोंपा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये रेयर ऑफ द रेयरिस्ट के अंतर्गत फॉल करता है और उसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, यहाँ पे फांसी की सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, जहाँ सेना का जवान या लोक सेवक अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हो, अगर उस प्रकार से अगर कोई भी काम किया जा रहा है, वहाँ पे भी किसी भी प्रकार का अगर उसको परेशान किया जा रहा है, अगर उसको मार दिया जाता है, तब आप क्या दे सकते हैं, तब आप द रेयर ऑफ द रेयरिस्ट दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा है, जहां धारा 43 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस मजिस्ट्रेट या व्यक्ति अपराध का निवारण कर रहा हो, तब वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। फिर आगे कर रहा है, पुनः मच्छी सिंह का एक मामला आया था, कह रहा है पुनः मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दुर्लभ से दुर्लभतम को वर्णित किया गया था। मीन्स कि रेयर ऑफ द रेयरिस्ट मामले को मच्छी सिंह के मामले के अंतर्गत फिर क्या किया गया था, दोहराया गया था। मृत्यु दंड की संवैधानिकता। अब यहाँ पे आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है साथियों कि क्या मृत्यु दंड जो है, क्या इसकी संवैधानिकता क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे वैलिड है कि नहीं है, ये कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी भी प्रकार से कर्टेल या वायलेट तो नहीं न कर रहा है। अब इसके बारे में भी आपको क्या होगा, अगर लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं अपने आंसर में। कह रहा है अपराधी को मृत्यु दंड की सजा देना संवैधानिक है। ये सबसे पहले बात तो आपने ये देख लिया कि जो भी अपराधी होता है, जिसको भी मृत्यु दंड देना होता है, ये संवैधानिक है या नहीं। इस प्रश्न पर जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 के प्रकरण में ये निर्धारण किया जा चुका है कि इसमें यही बता दिया गया है। अब ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर ऑलरेडी जजमेंट यहाँ पर दे दिया गया है कि प्रकरण में यह निर्धारित किया गया है मृत्यु दंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 के प्रतिकूल नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 19 है और आर्टिकल नंबर 21 है, जिसको कि हम लोग गोल्डन आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी प्रकार से हमारे मृत्यु दंड को क्या करता है, कर्टेल नहीं करता है। कर मृत्यु दंड को अयुक्त युक्त नहीं माना जा सकता है। जो मृत्यु दंड होता है इसको अनरीजनेबल यहाँ पे नहीं माना जा सकता है, या यह लोकहित में नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। जो हमारा मृत्यु दंड होता है ये लोकहित में माना जा सकता है। कह रहा है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा क्षमादान दिए जाने का संविधान में किया गया प्रावधान यह इंगित करता है कि मृत्यु दंड संवैधानिक है। और यहाँ पे आपको प्रोविज़न भी इनकॉर्पोरेटेड करके दे दिया है कि ये क्या है, ये हमारे लिए एक संवैधानिक हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है पुनः बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के बाद में प्रकरण में न्यायालय ने निर्धारित किया कि संहिता की धारा 302 एवं मृत्यु दंड दिया जाना संवैधानिक है। ये दोनों बातों को यहाँ पे बता दिया गया। किस केस में, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला आया था और इसी मामले के अंतर्गत बता दिया गया था जो धारा 302 है और मृत्यु दंड है, दोनों का दोनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आपसे कहीं भी कोई भी पूछ दे सकता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आपको ये प्रोविज़न यहाँ से देख करके पता चल गया कि ये जो प्रोविज़न्स यहाँ पे बताया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बताता हुआ चलूँगा, एक एक चीज़ समझाता हुआ चलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है धारा 299 तथा 300 में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब ये क्या होता है धारा 299 और 300, इसमें किस प्रकार से अंतर किया जा सकता है ये देखिए। कह रहा है आर बनाम गोविंदा बॉम्बे के मामले में जस्टिस मेलविन ने धारा 299 तथा 300 में निम्नलिखित अंतर स्थापित किए थे। अब किस प्रकार से इनके द्वारा अंतर को स्थापित किया गया था, अब एक एक अंतर को आप क्या करते हुए चलेंगे, इनकॉर्पोरेटेड करते हुए चलेंगे। पहले हम लोग 299 को देखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद से हम लोग 300 को देखेंगे। कह रहा है कोई व्यक्ति मानव वध तब कारित करता है जब वो कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है। पहली बात इसमें कह रहा है धारा 299 में। धारा 300 में देखिए कह रहा है इस धारा में वर्णित अपवादों को छोड़ करके, किस चीज़ की बात कर रहा है साथियों, कह रहा है इस धारा में वर्णित अपवादों को छोड़ करके आपराधिक मानववध हत्या है। किसकी बात कर रहा है, तो अपवाद, अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या होता है, हत्या होता है। बाकी सब 302 के अंतर्गत ही बुक किए जाएंगे। यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो और वो ऑफेंस जिससे क्या किया गया होगा, मृत्यु कारित किया गया होगा। क वाला यहाँ पे कह रहा है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया होगा। ख कह रहा है ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, गो वाले में कह रहा है साथियों कि इस ज्ञान से कि वह ऐसा कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर सकता है या किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पे इसको देख लिया। अब इसके सेकंड पॉइंट को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। सेकंड पॉइंट में ये क्या कहना चाहते हैं, 300 में कह रहा है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसमें अपराधी
जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है। यहाँ पे उस चीज़ के बारे में उस व्यक्ति को पता है। आगे कर रहा है जिसकी क्षति कारित की गई है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे साथियों कर रहा है किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से और वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने का आशय है प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। कैसा होगा साथियों? तो प्रकृति के अनुक्रम में इस प्रकार का अगर ऑफेंस उसने किया है तो वो मारने में पर्याप्त हो। और लास्ट पॉइंट इसका देखिए कह रहा है इस ज्ञान से अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए कह रहा है इस ज्ञान से कि वह कार्य आसन्न संकट से इतना परिपूर्ण है कि हर अधिसंभाव्यता के अंतर्गत इस कार्य से मृत्यु हो जाएगा। तो साथियों ये जो क्वेश्चन था इन सभी क्वेश्चंस को मैंने क्या किया आपके सामने पॉजिटिवली डील किया। साथियों अगर आपको लगता है कि इस पे और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएं। साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट आपके लिए अपडेट लेकर के आ रहा हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।